यूपीएससी मेंटर ग्रुप पे। हम लोग आज पॉलिटी का जो तीसरा लेक्चर है उसको देखेंगे। बेसिकली क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। और रिवीजन करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमें चीजें याद रहें और जो डाटा या फैक्ट पढ़ रहे हैं वो हम मेंस में क्या करें, इस्तेमाल करें। और मंत्रा है सक्सेस का कि जितना ही रिवीजन कर सकते हैं कम सोर्स रखिए। कम सोर्स में हमने कहा था कि सिर्फ हमारा मटेरियल पढ़ लेंगे, सफिशिएंट है। अगर नहीं उससे सॉल्व होता है तब आप हमें कमेंट करें। कंटेंट इतना अच्छा बनाया है, अब चूंकि हम असफल रहे हैं तो मुझे मालूम है कि कंटेंट में कहाँ लैक होता है। उसको हिसाब उसका जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको देखते हुए हमने क्या किया है, ये कंटेंट को बनाया है। रिवीजन मस्ट है। दूसरा क्या है, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस। एक्सप्रेशन हमेशा, अगर सचिन तेंदुलकर चौका या छक्का मारता है तो जितना प्रैक्टिस करता है उतना बेहतरीन तरीके से मारता है। ठीक था। एक्सेस प्रैक्टिस हमेशा आपको हेल्प करेगा, चाहे प्री का कर रहे हो वो प्री क्रैक में करने में, या मेंस है तो मेंस का आंसर राइटिंग में। जितना आप आंसर राइटिंग देखोगे, खुद ब खुद 5 क्वेश्चन लिखो और पहले क्वेश्चन और 5वें क्वेश्चन के आंसर में डिफरेंस दिख जाएगा आपको। ठीक है, चलिए हम लोग रिवीजन करते हैं। तो तीसरे लेक्चर में हमने कहा था फंडामेंटल राइट के बारे में बता रहे थे। फंडामेंटल राइट में हमने बताया था 21 बता रखा है। और हमने कहा था कि गोपालन केस यहीं पे बताया था, गोपालन केस। ठीक है, मेनका गांधी केस, रतिनाथ केस और ज्ञान कौर केस और आपका अरुणा शानबाग केस। ये याद रहना चाहिए। 21 इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि कहीं से भी घूम के फिर के क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये केस हमेशा मेंस के लिए क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। उसके बाद हमने आया था कि आर्टिकल 21A में क्या आता है, इसमें राइट टू एजुकेशन है। और ये क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। क्या है, फंडामेंटल राइट है। और कब ये जोड़ा गया संविधान में, तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, तब जोड़ा गया था। और यहाँ पे बात कितने एज की गई है, तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क, अनिवार्य भी है और निःशुल्क है, शिक्षा का अधिकार होगा। और आरटीई एक्ट कब आया था, ये प्री में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो 2009 में आया था। ये लगभग सबको मालूम होगा। और इसी के तहत 25% गरीब छात्रों के लिए क्या किया गया था, सीटें आरक्षित की गई थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 22वां आर्टिकल क्या बोलता है कि मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नजरबंदी से संरक्षण। जबकि हमने 20 में कुछ बोला था, और 20 का क्लॉज 1, 2 और 3 ये क्लियर कट याद होना चाहिए। जो अगर याद नहीं है तो फिर से पीछे जाइए, रिवीजन करिए। ठीक है, और 22वां है जो सबसे ज्यादा बोलता है, और 20वां, तो इन दोनों को याद रखना है। तो मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नजरबंदी में से संरक्षण कौन देता है, 22वां आर्टिकल प्री के लिए। यहाँ पे फर्स्ट का आ सकते हो 24 घंटा का। तो निकटतम मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर क्या करना होगा, हाजिर करना होगा जिसको गिरफ्तार किया है। लेकिन उसमें समय, जो यात्रा में समय लगता है और अवकाश में होता है, उसको 24 घंटे में गिना नहीं जाता। तो ये प्री के लिए फैक्ट है, जानना जरूरी है। क्वेश्चन अगर ऐसे बन गया तो आंसर नहीं दे पाओगे। आर्टिकल 22 का अपवाद क्या है, तो शत्रु अन्य देशी और निवारक नजरबंदी इसके तहत क्या रखेंगे हैं, अपवाद। शत्रु अन्य देशी का मतलब कि किसी देश से किसी का क्या चल रहा है, युद्ध हो रहा है। जैसे एग्जांपल हमने लिया था इंडिया और पाकिस्तान का है। ठीक है, तो अगर कोई शत्रु देशी से संबंध रखता है, पाकिस्तान से संबंध रखता है, तो वो आर्टिकल 22 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकता। ठीक, बात समझ में आया। अब देखो, अब आगे चलते हैं। निवारक नजरबंदी में हमने बताया था कि निवारक नजरबंदी को डिटेल में मेंस के लिए क्वेश्चन आएगा। निवारक, ये ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि निवारक नजरबंदी एक आवश्यक बुराई है, चर्चा कीजिए। तो निवारक नजरबंदी के आपको पक्ष रखना होगा, विपक्ष रखना होगा, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का जो वाद है उसको तर्क के साथ रखना होगा। ठीक है, तो हमने ये बता दिया था, मेंस का आंसर डिस्कशन कर लिया था पहले। ये सिर्फ रिवीजन है, तो आप दिमाग चलाइए कि कितना याद रख पा रहे हैं। प्री के लिए क्या है कि निवारक नजरबंदी और दंडात्मक नजरबंदी में क्या डिफरेंस है। देखो, निवारक नजरबंदी जो होता है वो अपराध किए बिना किसी को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है निवारक नजरबंदी में। जबकि दंडात्मक नजरबंदी में आदमी को अपराध करने के बाद ही गिरफ्तार किया जाता है। तो ये डिफरेंस प्री के लिए। ठीक, अब आ जाओ कि निवारक नजरबंदी किन आधारों पे लगाया जा सकता है। तो 4 आधार वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप निवारक नजरबंदी के बारे में बोलोगे तो 4 आधार पे लगाया जाता है। संप्रभुता या राज की सुरक्षा
के आधार पे। दूसरा, कानून व्यवस्था कोई भंग कर रहा है तो वो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। कोई आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति बाधित करता है उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। और ये तो पढ़े थे कि विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है जिससे युद्ध चल रहा है, वो गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है ना। तो ये हमारा 4 आधार पे था। हमने बोला था कि मेंस के लिए डिस्कशन किया था कि क्या भारत जैसे लोकतंत्र में निवारक नजरबंदी उचित है। अब इसमें अपने पक्ष और विपक्ष में मत दीजिए। तो आपको निवारक नजरबंदी के पक्ष में देना है कि क्या लोकतंत्र में आज जो भारत क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश है, उसमें निवारक नजरबंदी कहां तक उचित है। तो बताओगे कि भैया देखो, फंडामेंटल निवारक नजरबंदी क्या करता है, पहला रखोगे पक्ष कि फंडामेंटल राइट को या मौलिक अधिकार को से वंचित करता है निवारक नजरबंदी। दूसरा है कि देश में शिक्षा की कमी है और नागरिकों को अपने अधिकार को लेके जागरूक नहीं है, अधिकार को लेके जागरूक नहीं है। तो क्या इस केस में देखा जाए तो निवारक नजरबंदी पुलिस क्या कर सकती है, इसका दुरुपयोग कर सकती है। तो ये दो पक्ष रखेंगे कि हाँ, लोकतंत्र जैसे देश में निवारक नजरबंदी सही नहीं है, मतलब उचित नहीं है। लेकिन फिर भी आप अपना पक्ष रखोगे, कहोगे कि ये आवश्यक बुराई है, स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। जैसे आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, ये बहुत सारी चीजें हैं जो भारतीय संप्रभुता के लिए क्या एक चुनौती उभरे हैं। ठीक है ना। तो इस मामले से निपटना हो तो निवारक नजरबंदी को आवश्यक माना है और ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। ठीक है। दूसरी बात है कि पक्ष रखेंगे कि निवारक नजरबंदी क्यों उचित है कि अगर मान लो कहते हैं कि पुलिस दुरुपयोग कर लेगा अपने पावर का, निवारक नजरबंदी का, तो एक स्वतंत्र न्यायपालिका है भारत में संविधान के आधार पे, और वो आर्टिकल 32 के तहत वो न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जा सकता है हैबियस कॉर्पस की तरह, मतलब हैबियस कॉर्पस की तरह कॉर्पस रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट अगर किसी को निवारक नजरबंदी किया है। और तीसरी बात बताया कि 90 दिन से ज्यादा हम गिरफ्तार करके नहीं रख सकते, 90 दिन से ज्यादा गिरफ्तार करके नहीं रख सकते हैं। अगर 90 दिन से गिरफ्तार करके ज्यादा रखना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 सदस्यीय सलाहकार बोर्ड से अनुमति लेना पड़ेगा, या 3 सदस्यीय सलाहकार बोर्ड अगर सिफारिश करेगा तभी कर सकते हैं। ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में हमने बताया था, तो इससे पहले बताया था कि 2 ही आर्टिकल फंडामेंटल में है कि 17 और 24, जिसका कोई अपवाद नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट प्री के लिए। ठीक है ना। और हमने 23वां बताया था कि मनुष्यों के दुर्व्यापार, बिगाड़ और बलात् श्रम से क्या करता है, निषेध करता है, आर्टिकल 23, और इसके बारे में डिटेल में बताया था। अगर डिटेल में जानना है तो इसके पहले वाले जो मेंस के वीडियो लिया डिटेल में वो देखेंगे, हम सिर्फ रिविजन कर रहे हैं। आर्टिकल 24 क्या है, बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है। ठीक है ना। और ध्यान रखना यहाँ प्री में क्वेश्चन है कि संविधान में कितना बाल श्रम की एज रखा गया है, तो 14 रखा गया, लेकिन जो संसद ने एक्ट बनाया है 1986 उसमें कितना रखा है, 18 वर्ष रखा है। तो ध्यान रखना 2015 में जो संशोधन हुआ था, जो 1986 बाल श्रम निषेध अधिनियम था, उसमें माता पिता बच्चों को जो छुट्टी होती है स्कूल से, तो छुट्टियों में क्या कर सकते हैं, घरेलू उपक्रम में काम करवा सकते हैं। तो यहाँ 2015 में इसको क्या दिया गया था, छूट दिया गया था। तो ये ध्यान रखना। अब आ जाओ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये 25 से 28 है और हमने इसको डिटेल में डिस्कशन किया है। तो आर्टिकल 25 में अगर प्री का क्वेश्चन बनेगा तो प्री क्या होगा, पूछेगा कि अंतःकरण की स्वतंत्रता किसमें है, तो 25 में है। किसी धर्म को मानने का, आचरण करने का और प्रचार करने का किस में बात कहा गया है, तो 25 में कहा गया। सिखों को कृपाण रखने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत है, तो 25 के तहत है। ठीक है ना। और हिंदू संप्रदाय में कौन कौन शामिल होते हैं, तो जैन, बौद्ध, सिख, ये सभी संप्रदाय क्या होते हैं, शामिल होते हैं। और धार्मिक स्वतंत्रता ऐसा नहीं है कि उस असीमित है, इस पे भी सीमाएं लगाए हैं। जैसे कानून व्यवस्था अगर बाधित हो रहा है या सदाचार या सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि पे प्रभाव पड़ रहा है, तो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता को निलंबन किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। ठीक है ना। अब आ जाओ आचरण की स्वतंत्रता। आचरण की स्वतंत्रता में एक बात उठती है, संथारा और संलेखना। आप जानते हो कि जैन धर्म के लिए ये संथारा और संलेखना प्रथा है, जिसमें प्राण त्याग किया जाता है, किसके का भूख रह के, मतलब भूखे रह के प्राण त्याग किया जाता है। ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो 309 आईपीसी सेक्शन है, ये आत्महत्या को मनाही करता है। और आर्टिकल 21 बोलता है, आर्टिकल 21 क्या बोलता है कि 21 बोलता है कि भैया इसमें केवल जीवन जीने का अधिकार है, न कि मरने का अधिकार है। तो इस हिसाब से देखें तो संथारा और संलेखना 309 और आर्टिकल 21 के खिलाफ है। ठीक है। अब इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में क्या किया गया, याचिका दायर किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो भैया, ऐसा है, संथारा संलेखना उचित है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, जैनियों के लिए है, और कोई नहीं कर सकता है। और कोई करेगा तो 309 और आर्टिकल 21 के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है या कानूनी कार्रवाई हो सकता है। और एक 309 के बारे में बता दे कि ये बोला गया था कि 309 एक पक्ष रख सकते हो,
आईपीसी धारा 309 के तहत एक मानसिक बीमारी माना गया और बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि संसद को कानून बना के इनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, इनको सजा नहीं देना चाहिए। एक तो मानसिक रूप से बीमार है बेचारा, तो इसको क्या करना चाहिए, उचित देखभाल करना चाहिए, अर्थात मानसिक विशेषज्ञ से दिखाना चाहिए, ऐसा कुछ व्यवस्था करना चाहिए, ठीक है ना। तो 309 को, जो 309 है, तो संसद ने कानून बना के इसको जो वैधानिक रूप से या विधि के रूप से दंड दिया जाता था उसको प्रतिबंधित कर दिया है, ठीक है। अब मानसिक विशेषज्ञ के पास इसका उपचार होता है अगर कोई करता है तो, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। अब आ जाओ टुडलर केस। टुडलर केस किससे है? दिवाली से है। और दिवाली में बोला था कि भैया धार्मिक स्वतंत्रता हर एक को प्राप्त है और आर्टिकल 29 में संस्कृति के बारे में है। और पटाखा, दिवाली पे क्या पटाखा फोड़ना, ये हिंदू धर्म की संस्कृति भी है और धार्मिक क्रियाकलाप भी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम तो प्रतिबंधित नहीं कर सकते क्या पटाखे फोड़ना, हम प्रतिबंधित नहीं कर सकते, लेकिन हाँ नियंत्रण कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ गाइडलाइन जारी किया गया। एक तो बोला था कि ग्रीन पटाखे फोड़ो, दूसरा बोला था क्या कि हम ऐसा करें कि 10 बजे के बाद कोई पटाखे नहीं फोड़ेगा। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया था। तो ये ध्यान रखना। एक प्रचार और प्रसार की स्वतंत्रता, इसी से जुड़ा हुआ है धर्मांतरण का मुद्दा। तो फादर स्टेनिस्लास केस वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आएंगे इस समय धर्मांतरण का मुद्दा पे कानून बन रहा है। अभी अभी हाल ही में करेंट जब पढ़ रहे होंगे तो कर्नाटक ने बनाया है और इससे पहले यूपी ने बना रखा है, ठीक है ना। तो धर्मांतरण के मुद्दा को लेके कानून बनाया भी जा रहा है। तो ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो धर्मांतरण का मुद्दा देखो, सुप्रीम कोर्ट ने फादर स्टेनिस्लास में क्या बोला था कि देखो अगर कोई स्वेच्छा से धर्मांतरण करता है वो क्या है, सही है, लेकिन अगर बल, छल, कपट या लोभ दे के कराया जाता है तो वो धर्मांतरण सही नहीं है, वो अवैध माना है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। तो ये हम तर्क के साथ बोल सकते हैं। आर्टिकल 26 क्या है? धार्मिक प्रबंधन से रिलेटेड है। प्री के लिए सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है। और ये मालूम है सबरीमाला जो केस आया था, सबरीमाला केस में जो मंदिर है, ये मंदिर ने अपना पक्ष इसी के तहत कहा था कि हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको, हमने डिटेल में बताया है पिछले लेक्चर में, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14, 15, 19, ठीक है, 25 के खिलाफ मानते हुए उसको गलत ठहराया था, ठीक है। अब आ जाओ केस स्टडी, ये सबरीमाला वाला किससे है? तृप्ति देसाई ने प्रमुख थी सबरीमाला में। और तृप्ति देसाई में प्री क्वेश्चन बन सकता है, भूमाता ब्रिगेड की प्रमुख है और ये इन्होंने याचिका दायर किया था। कौन सा? सबरीमाला वाला केस, ठीक है। तो ये याद रखना। 27 आर्टिकल 27 क्या है कि ये बताता है कि अगर किसी धर्म के उत्थान के लिए या किसी धर्म विशेष के लिए कोई आय खर्च हो रहा है, उस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। क्या? टैक्स नहीं लगाया जा सकता। और ये सभी धर्मों के लिए है। तो 27 क्या है? टैक्स से रिलेटेड है। 28 क्या है? तो शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध। हमने बताया था कि अगर 100%, अगर कोई राज्य द्वारा 100% वित्त पोषित है, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। अगर आर्थिक सहायता दिया जा रहा है राज्य द्वारा, तो धार्मिक शिक्षा है वो दे सकता है, लेकिन बाध्य नहीं कर सकता है। दूसरा केस होगा। तीसरा है कि मान्यता प्राप्त है, तो मान्यता प्राप्त है तो वो उसमें धार्मिक शिक्षा क्या कर सकता है? दे सकता है। चौथा क्या है कि सरकार का कोई भूमिका नहीं। अगर कोई भूमिका नहीं है तो धार्मिक शिक्षा भी दिया जा सकता है और बाध्य भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 28 से है। तो जब भी तर्क की बात होगी तो ये एग्जाम्पल दे सकते हो ऐसे करके। अब आज शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार, ये किसमें दिया गया है? आर्टिकल 29 और 30 में। 29 में क्या है कि अपनी संस्कृति को संरक्षण करने का अधिकार दिया गया। संस्कृति को संरक्षण करने का अधिकार किसमें है? ये 29 में है। और इसमें क्या आता है? भाषा, लिपि और संस्कृति, ठीक है ना। और इस आधार पे किसी व्यक्तियों का भेदभाव नहीं होगा शिक्षण स्थान पे, ये भी बात कहा गया। तो संस्कृति संरक्षण और संस्कृति के आधार पे किसी शिक्षण संस्थाओं में भेदभाव नहीं होगा, इसका भी अधिकार किसमें दिया गया? 29 में दिया गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 30 आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों का है और प्रत्यक्ष रूप से अल्पसंख्यक शब्द इसी में मिलता है। जो सुप्रीम कोर्ट ने वो दो आधार पे अल्पसंख्यक माना है, एक तो धार्मिक आधार पे माना है और दूसरा भाषाई आधार पे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। और एक केस आता है इसमें, टीएम पाई फाउंडेशन। जब भी अल्पसंख्यक के बारे में क्वेश्चन लिखना हो तो या अल्पसंख्यक की परिभाषा दीजिए तो आप
पॉलिटी का क्वेश्चन टैकल कर रहे हो तो टीएम पाई फाउंडेशन का आपको जिक्र करना चाहिए। इन्होंने बोला कि राष्ट्रीय स्तर पे, नेशनल स्तर पे और स्टेट स्तर पे दो जनसंख्या के आधार पे अल्पसंख्यक पाए जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पे, नेशनल स्तर पे 6 बताया और स्टेट स्तर पे 6 राज्यों में बताया। जो स्टेट स्तर पे 6 राज्य हैं वहां पे हिंदू को क्या माना गया, अल्पसंख्यक माना गया, और 6 जो राष्ट्रीय स्तर पे माने गए वो मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी हैं। ठीक है, तो ये किसमें बोला गया था, टीएम पाई फाउंडेशन में। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान के बारे में, तो अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान को कुछ क्या है, विशेष अपने संस्थान को प्रबंधन करने के लिए विशेष छूट प्रदान किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से उन्मुक्ति है अपने प्रबंधन करने के लिए। इसके खिलाफ हमने आपको पॉइंट दिया था कि अगर मान लो कोई पाठ्यक्रम है और विषय है, उस संबंधी यूजीसी क्या करता है, निर्धारण करता है। जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो पारदर्शी होना चाहिए, ये सरकार निर्धारण करता है। ठीक है, शिक्षक और कर्मचारियों की तो भर्ती कर सकता है, ठीक है ना, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान, लेकिन उसकी एलिजिबिलिटी जो है वो निर्धारित कौन करता है, गवर्नमेंट करता है। तो ये ध्यान रखना है। ठीक, अब आ जाओ आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में क्या बोला, संवैधानिक औपचारों का अधिकार दिया गया है, और डॉक्टर अंबेडकर इसको क्या मानते हैं, संविधान की आत्मा मानते हैं। 5 प्रकार के हमने बताया था कि ये अधिकार होते हैं आर्टिकल 32 के तहत। एक बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या बोला गया, हैबियस कॉर्पस में बोला गया है कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको पेश किया जाए। अर्थात करने का मतलब कि ये हैबियस कॉर्पस चाहे निजी व्यक्ति हो या लोक अधिकारी हो, दोनों के विरुद्ध क्या किया जा सकता है, जारी किया जा सकता है हैबियस कॉर्पस के तहत, सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जारी कर सकते हैं। परमादेश, परमादेश का मतलब कि हम आदेश देते हैं कि कोई लोक सेवक है और लोक अधिकारी है, वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तो उसको कर्तव्य का पालन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत क्या कर सकता है, बाध्य कर सकता है। और जो मना कर रहा है वो मतलब कहेगा कि भैया अपने कर्तव्य को पालन करो। लेकिन इसका एक्सेप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। हमने बोला था कि एक्सेप्शन में एक प्रेसिडेंट, दूसरा गवर्नर और तीसरा जज है, जो उनके विरुद्ध हम परमामेंडमस जारी नहीं कर सकते, परमादेश जारी नहीं कर सकते। लेकिन जज में भी एक ध्यान रखना, अगर जज प्रशासनिक कार्य कर रहा है, प्रशासनिक कार्य जैसे कि कोई ट्रिब्यूनल में प्रशासनिक कार्य कर रहा है, तो उसके खिलाफ जारी किया जा सकता है, अन्यथा न्यायाधीश के खिलाफ नहीं जारी किया। तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्री के लिए भी फैक्ट याद रखना चाहिए और मेंस को तार्किक बनाने के लिए भी रखना चाहिए। ठीक, अब आ जाओ प्रतिषेध। तो हमने बताया था कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण में डिफरेंस क्या है। ये दो, पहली बात तो ध्यान रखना कि जुडिशियल बॉडी और क्वासी जुडिशियल बॉडी के खिलाफ ही जारी हो सकता है और किसी के खिलाफ नहीं जारी हो सकता, मतलब न्यायिक संस्था और अर्ध न्यायिक संस्था के खिलाफ। ये ध्यान रखना, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। प्रतिषेध में क्या है कि अपने क्षेत्राधिकार के उल्लंघन के लिए मनाही किया जाता है, और उत्प्रेषण में क्या होता है कि अपने क्षेत्राधिकार से वो उल्लंघन भी करता है, वर्डिक्ट भी, अपना निर्णय भी सुना देता है जुडिशियल बॉडी या क्वासी जुडिशियल बॉडी। ठीक है, तो जब ये वर्डिक्ट सुना देता है तब उत्प्रेषण लागू होता है, और क्षेत्राधिकार को उल्लंघन के लिए मनाही कौन करता है, प्रतिषेध करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इन दोनों में, प्री के लिए भी है और मेंस में लिखने के लिए। ठीक है, उत्प्रेषण भी बता दिया। अब अधिकार परीक्षा क्या है। अधिकार परीक्षा बोलता है कि किसी व्यक्ति का लोक पद पे अगर क्या है, चयनित है, लोक पद पे है, तो उसकी दावे की वैधता की जांच कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है ना, आर्टिकल 32 के तहत। और ये दावा अगर कानून सम्मत होगा तो उस पद पे बने रहने के लिए बोलेगा, और नहीं, अगर कानून सम्मत नहीं होगा तो उसे पद से हटा देगा। ठीक है, तो ये अधिकार परीक्षा होगा। तो ये ध्यान रखना, 5 प्रकार के हमने डिस्कशन किया था मेंस में कि किसका व्यापक है रेट, हाई कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट का। तो हमने बताया था हाई कोर्ट का ज्यादा व्यापक है। सुप्रीम कोर्ट को क्यों मौलिक अधिकार का संरक्षक बोला जाता है, कि अगर कोई आदमी, कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट को पास चला जाता है फंडामेंटल राइट का उल्लंघन को लेके, तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने के लिए बाध्य है। लेकिन हाई कोर्ट क्या है, बाध्य नहीं है, उस पर सुझाव भी दे सकता है या मना भी कर सकता है। तो ये प्री के लिए भी फैक्ट हो गया, लेकिन आपको भी ये मेंस में पक्ष रखने के लिए आसान होगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। ये अब आर्टिकल 33 में बोला था कि इन 4 लोगों को छोड़ के, मतलब इन 4 लोगों के फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार है वो सरकार क्या कर सकती है, कम कर सकती है या युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। तो वो 4 लोग कौन है, जो कानून व्यवस्था लागू करने वाले व्यक्ति हैं वो, जो सशस्त्र बल के सदस्य हैं वो, और जो गुप्तचर सेवाएं दे रहे हैं वो, टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित व्यक्ति हैं वो। तो ये 4 याद रखना। ठीक है, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब आजा मार्शल लॉ। मार्शल लॉ की बात किसमें किया गया है प्री के लिए, तो 34 में, आर्टिकल 34 में। ठीक है ना, और हमने अप्सा के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। अप्सा के बारे में हमने कहा था अप्सा सबसे पहले कहा नॉर्थ ईस्ट में लगा था, उसके बाद पंजाब चंडीगढ़ में, देन तीसरी बार सीक्वेंस में क्या, जम्मू कश्मीर में लगा था। ठीक है, अप्सा के हम पॉजिटिव निगेटिव प्रावधान बताए हैं, अगर ये रिविजन है इसमें बताएंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो पॉजिटिव
जब भी पक्ष और विपक्ष की बात हो तो इससे पहले वाला आप वीडियो जरूर देख लें, मेंस के लिए है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम फैमिली एसोसिएशन का जो सुप्रीम कोर्ट का केस है, ये इसका जिक्र जब भी आपसा की बात करें तो जरूर करें, ठीक है। क्यों इसमें बोला था कि आपसा में एक प्रावधान था, कि वो डिस्कशन करते रहे कि प्रावधान था कि जब तक सरकार, अगर कोई मार्शल लॉ लागू है तो सरकार जब तक अनुमति न दे तो न्यायपालिका के प्रति जिम्मेदार नहीं रह सकता कोई सैनिक अधिकारी। फिर इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ना भैया ना, ऐसा तो आप गलत बोल रहे हो। आर्टिकल 21 का पक्ष लिया, आर्टिकल 21 का पक्ष लिया, आप कहा कि भैया ये नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त है, शत्रुओं को भी प्राप्त है, आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21 सबको प्राप्त है जीवन जीवन जीने का अधिकार। अतः इसके तहत हम क्या कर सकते हैं, जो सैनिक अधिकारी हैं वो न्यायालय से हम पूर्ण अनुमति नहीं दे सकते। अगर कोई शंका संशय बन जाता है कि वो उसकी मृत्यु गलत तरीके से किया गया है सेना के अधिकारी के द्वारा, तो वो क्या कर सकता है, वो उसको पुनर्लोकन कर सकता है या सेना अधिकारी को पूर्ण तरह से उन्मुक्ति न्यायालय से नहीं दे सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, तो ये ध्यान रखना। और दूसरा ही इसमें फैक्ट निकाला था सुप्रीम कोर्ट ने, बोला था कि भाई देखो, अप्सा को सिर्फ अपवाद स्वरूप किसी क्षेत्र में लगाना चाहिए, ये नागरिक सेवा का, नागरिक शासन का विकल्प नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे बोला था, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। आर्टिकल 35 बोला था, आर्टिकल 35 में क्या है, तो मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून कौन बना सकता है, संसद बना सकता है, ये आर्टिकल 35 बोला था। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट, आलोचना किया जाता है, तो सीधे सीधे कहा जाए कि मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार की आलोचना कीजिए तो अधिकार का परिभाषा बताओगे कि इतने संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और फिर से आलोचना करोगे, ठीक है, कुछ विशेषताएं बताते हुए, ऐसे डायग्राम में बनाते हुए, ठीक है ना, कि ये विशेषता है। तो आलोचना किया जाता है, पहला तो आलोचना ये किया जाता है कि एक हाथ से लेता है दूसरे हाथ से छीन लेता है, मतलब एक हाथ से देता है दूसरे हाथ से छीन लेता है, और इसमें मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, हमने बताया था। आइवर जेनिंग्स ने बोला था वकीलों का स्वर्ग है, क्यों स्वर्ग है, इस पे टिप्पणी करने के लिए पूछा जा सकता है। और आइवर जेनिंग्स ने बोला था क्यों, क्योंकि ये बहुत जटिल है, लंबा है, और इसकी जटिलता के कारण मुकदमाबाजी को बढ़ावा मिलता है, इसीलिए वकीलों का स्वर्ग बोला गया था, ठीक है। ये इसमें मौलिकता का अभाव है, ये इससे आलोचना किया जाता है। और कई बार मौलिक अधिकार आपस में क्या करते हैं, टकराते रहते हैं, जैसे हमने एग्जांपल बताया था कि 14 और 19 क्या करते हैं, अक्सर टकराते रहते हैं, ठीक है ना। और संविधान आर्टिकल 35 में क्या बोला है कि संसद क्या कर सकता है, फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकता है। तो हो सकता है कि संविधान संशोधन द्वारा संसद मौलिक अधिकारों को नष्ट कर सकती है, इस बात को लेकर भी आलोचना किया जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। अब उपयोगिता क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, मौलिक अधिकार का महत्व क्या है, उपयोगिता क्या है, प्रासंगिक क्यों है, अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको ये बताना है। तो बोलना पहला कि भौतिक और नैतिक विकास के लिए क्या है, जरूरी है, ये सरकार की तानाशाही से हमारी रक्षा करता है, लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, अल्पसंख्यक वर्गों के मन में विश्वास बढ़ाता है, जिसके कारण राष्ट्रीय एकीकरण क्या होता है, प्रोत्साहित होता है, ठीक है। मौलिक अधिकार में संविधान का दर्शन पाया जाता है, ये हमने डिटेल में बताया है, और इसमें स्वतंत्रता आंदोलन का झलक मिलता है, ये हमारा प्रासंगिक भी है, महत्व भी है, उपयोगिता भी है, ठीक है। हमने कहा कि भाग 3 को क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा बोला जाता है। तो मैग्ना कार्टा कहां से, ये 1215 में कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, मैग्ना कार्टा बिल कहां पास हुआ था, तो ब्रिटिश संसद में। और मैग्ना कार्टा बिल को बिल ऑफ राइट कहां बोला जाता है, फ्रांस में बोला जाता है, 1779 में बोला गया था, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ निलंबन की बात बोला था कि आर्टिकल 358 में क्या होता है, कभी भी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो ये 358 के तहत आर्टिकल 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आदेश जारी करेगा प्रेसिडेंट, लेकिन 359 के तहत क्या करेगा, आदेश जारी करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, ठीक है। और वो सारा फंडामेंटल राइट को क्या कर सकता है, वो निलंबन कर सकता है या कुछ कर सकता है, 19 को छोड़ के, 19 तो अपने आप होगा। लेकिन जब ये हुआ कि सारा फंडामेंटल राइट को कर सकता है, तो एक 44वां संविधान संशोधन आया, उसमें बोला कि सारा नहीं कर सकता भाई, 20 और 21 आर्टिकल को छोड़ के प्रेसिडेंट बाकी सब निलंबित कर सकता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। अब मौलिक अधिकार और मानव अधिकार के बीच में संबंध बताया था, तो हमने कहा था कि मानव अधिकार व्यापक है, मौलिक अधिकार में सिर्फ 6 प्रकार की बात कहा गया फंडामेंटल। जब भी मानव संशोधन की बात आता है तो मानव अधिकार प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, जबकि संशोधन होता है संसद द्वारा विशेष बहुमत से। आर्टिकल 32 के तहत हम कहा जा सकते हैं, फंडामेंटल राइट के उल्लंघन में हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अर्थात प्रवर्तनीय है। अप्रवर्तनीय है कौन, ह्यूमन राइट। और विशेष परिस्थिति में निलंबित किया जा सकता है या विशेष प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है कौन, फंडामेंटल राइट। और स्वतः निलंबित हो जाता है कौन, ह्यूमन राइट। और इन दोनों के बीच में सारा कैरेक्टरिस्टिक रहता है अन्य अधिकार का, ठीक है। और ध्यान रखना कि मौलिक अधिकार, अन्य अधिकार किसके, हाईकोर्ट में जा सकते हैं 226
के द्वारा प्रवर्तनीय लाया जाता है, आर्टिकल 226। ठीक है, अब आ जाओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मेंस के लिए बनेगा, और मुझे लगता है कि अच्छा क्वेश्चन यहाँ बनेगा। अगर आप लोग को नहीं मालूम होगा तो इसको टैकल नहीं कर सकते। पहली बात, यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा कि वर्तमान समय में ये देखा जा रहा है कि भारत में, क्वेश्चन बन सकता है मेंस में कि वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि भारत में मानव अधिकार और जो मौलिक अधिकार है उसके बीच में अंतर मिटता जा रहा है। तर्क रूप में तर्क सहित आप इसका अपना पक्ष रखें, तर्क सहित। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन। तो हमने कहा था कि इसमें 3 आधार पे हम तर्क ले सकते हैं। एक तो डीपीएसपी को आधार बना के लेंगे, दूसरा हम क्या कर लेंगे, न्यायालय को आधार बना के लेंगे, और तीसरा हम संसद को आधार बना के इसके पक्ष में तर्क देंगे। डीपीएसपी में बताएं कि ह्यूमन राइट था, मानव अधिकार था आर्टिकल 45, जिसके तरह सभी मानव को, बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार बोला, मतलब शिक्षा देने की बात कही थी, मानव अधिकार था। ये क्या किया, 45 डीपीएसपी को संशोधन करके संसद ने 46वें संविधान संशोधन करके क्या कर दिया, फंडामेंटल राइट बना दिया, और उसको 21A के तहत ला दिया। तो देखो, जो ह्यूमन राइट था वो फंडामेंटल राइट बन गया। दूसरा क्या है, न्यायालय के पक्ष में एक एग्जांपल ले ले। न्यायालय ने आर्टिकल 21 के तहत जो भी ह्यूमन राइट था उसका मेनका गांधी ने विस्तृत वर्णन किया था, उसको बोला भी था, मेनका गांधी समेकित अधिकार है आर्टिकल 21 को। तो जितने 21 के तहत ह्यूमन राइट या मानव अधिकार थे वो 21 की तरह आर्टिकल 21 के तहत न्यायपालिका ला दिया। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार क्या है, मानव अधिकार है, लेकिन उसको 21 के तहत ला के न्यायपालिका क्या बोल दिया, फंडामेंटल राइट भी बोल दिया। ठीक है, स्वतंत्र मतलब निजता का अधिकार, निद्रा का अधिकार, ये सब मानव अधिकार है, और न्यायपालिका ने उसको व्याख्या करते हुए किसमें ला दिया, ह्यूमन राइट। तो इन दोनों से पता चलता है कि ह्यूमन राइट और फंडामेंटल राइट में अंतर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब तीसरा हम संसद की बात करें तो तीसरा संसद का एग्जांपल ले लेंगे। संसद में बोलेंगे कि देखो ऐसा है कि सहकारी संस्था बनाना ये ह्यूमन राइट था, मानव अधिकार था। अर्थात मानव अधिकार था कि हम लोग मिलजुल के अपने हितों को साधने के लिए एक संस्था बना सकते हैं। ठीक है, ये मानव अधिकार है, हम बना सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट में ये अधिकार दे दिया। पहली बात, फंडामेंटल राइट में कौन सा, 19(1)(c) दे दिया। ठीक है, और संसद ने इसको लागू करने के लिए क्या ला दिया, 97 संविधान संशोधन लेके बना दिया। ठीक है, तो 97 संविधान संशोधन जो 2011 में हुआ, उसके तहत सहकारी संस्था को क्या कर दिया, फंडामेंटल राइट के तहत ला दिया। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। तो ये हमने बता दिया, तीनों पक्ष ले लिया और ये पूरा बता दिया। हमने बताया था कि वैश्वीकरण के कारण क्या फंडामेंटल राइट पे पॉजिटिव भी प्रभाव पड़ता है और निगेटिव भी, दो। तो फंडामेंटल पे मौलिक अधिकार पे वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ता है। तो बताओगे, पॉजिटिव में लिखोगे कि देखो कनेक्टिविटी बढ़ गया है, जो ऐसे ही ये क्या कहते हैं, सोशल मीडिया आ गया है, सोशल मीडिया या नेटवर्किंग हो गया तो कनेक्टिविटी बढ़ गया, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से जुड़ गया है। तो अतः कहीं एक क्षेत्र पे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है तो पूरे क्षेत्र को या पूरे देश को पता चल रहा है। तो इससे पता चलने का मतलब अधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ गई है, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर कहीं फंडामेंटल किसी राइट का उल्लंघन हो रहा है किसी क्षेत्र में, केवल एक क्षेत्र में उल्लंघन हो रहा है, तो पूरे देश में क्या हो रहा है, उसकी आलोचना किया जा रहा है। देश ही छोड़ो, विदेश में भी उसका आलोचना किया जा रहा है, जिसकी वजह से सरकार की उत्तरदायित्व निर्धारण होने लग रहा है। ठीक है, कि भाई वो सही से फंडामेंटल राइट को एप्लीकेट करें, मतलब कि उल्लंघन ना किया जाए। दूसरी बात ये बताया, ठीक है ना। तो तीसरी बात क्या है कि अगर कहीं भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है या उसका हनन हो रहा है तो जन आंदोलन तैयार हो जा रहा है, जन आंदोलन। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल में क्या है कि किसानों का फंडामेंटल राइट छीन रहा था, जो 3 कृषक कानून था, उसमें जब अच्छे से पढ़ेंगे तो पता चलेगा फंडामेंटल राइट था उनका कुछ उसको प्रतिबंधित कर रहा था। हम यहाँ पे फैक्ट रख सकते हैं, प्रतिबंधित कर रहा था। जैसे जैसे क्या करता है कि निजीकरण को बढ़ावा दे रहा था, निजीकरण को बढ़ावा दे रहा था, तो वैश्वीकरण की वजह से निजीकरण में भी प्रमोट हो रहा है। ठीक है, तो उसको जन आंदोलन हुआ और जन आंदोलन व्यापक रूप से हुआ, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, वो अपना कृषक कानून क्या करना पड़ा, वापस लेना पड़ा। एग्जाम्पल दे सकते हैं।
अब देखो कि माइग्रेशन, वैश्वीकरण की वजह से माइग्रेशन बढ़ रहा है, तो कहीं एक माइग्रेट कर रहा है समुदाय, तो हो सकता है जहां माइग्रेट कर रहा है वो वहां पे बहुसंख्यक हो जाए, और या दूसरा कंडीशन हो जाए कि अल्पसंख्यक हो जाए। अगर अल्पसंख्यक हो जाएगा कहीं पे, तो फिर वो उसका सब में अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये वैश्वीकरण के पॉजिटिव है। निगेटिव में क्या आएगा कि ऐसा है कि निजीकरण बढ़ रहा है, निजीकरण बढ़ रहा है, जिसकी वजह से राज्य का क्षेत्र क्या हो रहा है, कम हो रहा है। राज्य का क्षेत्र कम हो रहा है तो फंडामेंटल राइट भी क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है, पहला। दूसरा क्या है कि भौतिकवादी व्यक्तिवादी भौतिकवादी और व्यक्तिवादी का बढ़ावा मिला है, किस में, वैश्वीकरण के, जिसकी वजह से स्वतंत्रता स्वतंत्रता अब स्वच्छंदता बन गया है, समानता कमजोर होने लगे हैं, और फंडामेंटल राइट का ये सेंटर में है क्या, स्वतंत्रता और समानता। ठीक है, तो इसका हनन हो रहा है। तो एक तरह से ये भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, यह कमजोर पड़ गया है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पूरा फंडामेंटल राइट का हमने रिवीजन कर लिया है। ठीक है ना, तो आज इतना ही। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।